हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लास्ट क्लास में हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा था। स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन और यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के लिए कोई अलग से पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब वहीं पार्ट 14 में ही आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द वॉचडॉग ऑफ मेरिट इन स्टेट लेवल। मतलब जब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे आप बिहार पीएससी देख लीजिए, यूपी में अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे यूपी के लोग इसको पीसीएस बुलाते हैं, राजस्थान में जाएंगे तो आरएएस के नाम से जानते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वैसे ही एमपी, बिहार, इनमें क्या बोलते हैं? पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं हमारी ऐसी की गई हैं। तो नाम कोई भी हो वो बोला जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से ही जाना जाएगा, एसपीएससी। सब जो स्टेट आगे आएगा उसका नाम हम लगा लेंगे। जैसे एमपी है तो एमपीपीएससी लगा लेंगे, बिहार है तो बीपीएससी लगा लेंगे। ऐसा आपने सुना होगा कि बीपीएससी या झारखंड पीएससी का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्यों? संविधान के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक ये व्यवस्था किया गया है। लास्ट क्लास में हमने देखा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें बहुत टफ नहीं है कुछ भी, वही चीजें हैं। बस इसमें थोड़े थोड़े क्लू हैं जो हमें फंसाते हैं एग्जाम में, और उन क्लूज पे अगर हम काम कर लें, मतलब उस लूप होल पे काम कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए गवर्निंग आर्टिकल क्या क्या है, तो इसमें आर्टिकल 315 से 323 जो भारतीय संविधान है उसके तहत पार्ट 14 में यह व्यवस्था किया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल बनाया जाएगा। ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया, इंग्लिश वाले बच्चे मुझे लगता है कि पढ़ लेंगे। तो दोनों लेवल पे बनाया जाएगा। इसके साथ ईच स्टेट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पीएससी पैरेलल टू द यूपीएससी एट सेंटर। क्लियर है? तो ये चीजें यहां पर ऐसे चलती रहेंगी। मतलब कुल मिलाकर के स्टेट्स के लिए पीएससी बनाई जाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे याद रखिए। आर्टिकल क्या है? तो 315 ये आर्टिकल हम लोग डिटेल में देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्लाइड डाल रखी है, पर यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशेस पीएससी फॉर यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। मैंने पहले ही बोला था कि एक ही जगह हमारे संविधान में व्यवस्था है कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए, राज्यों के लिए पीएससीज और केंद्र सरकार के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल 316 से 19 कहता है अपॉइंटमेंट कैसा होगा, टर्म क्या होगा, रिमूवल मतलब कौन इनको हटाएगा, कैसे हटाए जाएंगे, हटाने के बेस क्या होंगे और इनके सर्विस कंडीशन क्या होंगे। ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 320 से 23 में फंक्शन, एक्सटेंशन, एक्सपेंसेस एंड रिपोर्ट्स की बात की गई है कि अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे, इनका एक्सपेंसेस जो होगा, मतलब जो भी इनके खर्चे होंगे या सैलरी भत्ते होंगे वो किस पे भारित होंगे। तो हम जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो नेशनल हमारे मतलब देश का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पे बेस्ड था, मतलब उस पे भारित था। वहीं स्टेट का होगा तो वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो होगा उस पर भारित होगा। तो ये चीजें थोड़ी बहुत यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसा क्या है। देखिए अब कंपोजिशन क्या है ऑफ एसपीएससी। अब आपको जब भी आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपको ये इनके नंबर वगैरह रटने हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक जनरल बात हो रही है कि अगर मान लो किसी राज्य में अगर पीएससी बन रहा है तो वो पीएससी का गठन कौन करेगा, उसके गठन के लिए मतलब जो भी स्टैब्लिशमेंट होगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगे, किनको अपॉइंट किया जाएगा, रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, टर्म टेन्योर कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, वो चीजें देख करके छोड़ देना है। अगर आप स्टेट किसी स्पेसिफिक स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये तो पूरा प्रोविजन पता होना ही चाहिए। साथ में उस स्टेट में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, थोड़ा उनके नाम भी याद कर लो तो ठीक ही है, नहीं करो तो भी चल जाएगा, लेकिन कितने मेंबर हैं, चेयरमैन तो एक ही होंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लेना, वहां पे उसको किस नाम से जानते हैं। जनरली सभी जगह पीएससी के ही नाम से जानते हैं, पर जैसे राजस्थान वगैरह मैंने आपको बताया है, तो ये चीजें थोड़ा बहुत आप देख लेना, ये आपका होमवर्क है। तो देखिए द एसपीएससी कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, मतलब एक चेयरमैन का होना मैंडेटरी है कि एक चेयरमैन होंगे। ठीक है, अदर मेंबर्स ऑल अपॉइंटेड बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब कुल मिलाकर के जैसे मान लो कि हम बात करें किस स्टेट की बात कर लेते हैं, यूपी पीसीएस की बात कर लेते हैं, तो यूपी पीसीएस की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली यूपी पीएससी है, वहां पे उसको पीसीएस बोलते हैं। ठीक है, तो यूपी पीएससी की अगर हम बात कर लें तो इसके जो भी चेयरमैन और मेंबर होंगे इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो यूपी के जो गवर्नर होंगे वो करेंगे। तो ये याद रखो कि यूपी के गवर्नर के द्वारा इनके मेंबर और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर सेंट्रल लेवल पे हम बात करें
तो सेंट्रल लेवल पे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंपैरिजन भी आप कर लेना, वहां पे काम आपका क्लियर हो जाएगा या बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा था वो प्रेसिडेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम जानते हैं, चूंकि आपने गवर्नर पढ़ रखा है, मैं पढ़ा रखा हूं, तो आप जानते हैं कि हेड ऑफ स्टेट के फॉर्म में कौन काम करता है, तो वो गवर्नर करते हैं। मतलब गवर्नर में जो केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट का पोस्ट है, जैसा मतलब जो प्रेसिडेंट का पावर है, वैसा ही कुछ सिमिलर गवर्नर का पावर है स्टेट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स, कुल मिलाकर के इनमें मेंबर कितने होंगे ये संविधान में नहीं लिखा गया है। ये किस पे छोड़ा गया है? राज्य के गवर्नर पे। क्यों छोड़ा गया है? कि भाई मान लो बड़ा स्टेट है, ज्यादा रिक्रूटमेंट करना है तो मेंबर्स ज्यादा रखा जाएगा। बहुत छोटा स्टेट है, 3-4 मेंबर्स से काम हो जाएगा, 2 मेंबर से काम हो जाएगा, तो 2 ही रखे जाएंगे। क्यों जबरदस्ती के ज्यादा लोगों को अपॉइंट करना? तो ये स्टेट कंसेंट पे छोड़ा हुआ है, आप याद रखना। दिस इज लेफ्ट एंटायरली टू द गवर्नर्स डिस्क्रिशन, मतलब गवर्नर के ऊपर है कि वो कितने मेंबर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, मतलब क्या स्ट्रेंथ होगा स्टेट पीएससी का, वो गवर्नर के ऊपर है। आप ऐसे याद रखिए। एलिजिबिलिटी में कोई बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज नो डाउट रिटायरमेंट का है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था, आधे लोग कहां से आने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम कंडीशन यहां भी है। एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल मेंबर्स, मतलब कुल मेंबर को मिलाकर के आधे लोग जो होंगे, मस्ट हैव हेल्ड अ गवर्नमेंट ऑफिस फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स, कुल मिलाकर के 10 साल का उनको गवर्नमेंट ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां? आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का, या और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब किसी राज्य सरकार का। दोनों के लोग चल जाएंगे। आधे लोग जो आएंगे वो किससे आएंगे? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे। बाकी आधे लोग जैसा गवर्नर को लगे वो अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? वो ऐसी व्यवस्था की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए टेन्योर एंड एक्टिंग चेयरमैन। अब टेन्योर के लिए आपने वहां पे, यहाँ पे फिर अब वो लूप वाली जो बात मैंने बोली थी कि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर लूप है जिसे हमें देखने की जरूरत है। अब देखिए वहां पर एज कितना था, मैक्सिमम एज 65 ईयर। यहां पर मतलब यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में मिनिमम मैक्सिमम एज कितना है, 62 ईयर। तो देखिए टर्म ऑफ ऑफिस क्या है भाई, तो 6 ईयर होना चाहिए। फिक्स टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब यहां से अगर अपॉइंट हुए हैं तो 6 साल तक ये बने रहेंगे, ये याद रखना। 6 ईयर। साथ में क्या होना चाहिए, 62 ईयर मैक्सिमम एज है, मतलब रिटायरमेंट एज क्या है, 62 ईयर। रिटायरमेंट एज रेज्ड बाई द 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो, अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 41वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, इसको एज बढ़ा दिया गया। पहले 60 साल था, अब 62 साल हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो कि किसी पर्सन को यहां पे अपॉइंट किया गया और वो 3 साल बाद ही 62 साल के हो गए, तो ये रिटायर हो जाएंगे। मतलब विच एवर इज अर्लियर, मतलब 6 साल अगर पहले पूरा हो जाए और मान लो 50 साल में ही आए थे तो फिर वो रिटायर हो गए, और अगर 6 साल पूरा नहीं हुआ, पहले ही 62 साल के हो गए, तो वो रिटायर हो जाएंगे। मतलब दोनों में से जो एज क्राइटेरिया पहले कंप्लीट हो जाए वहां पे उनको रिटायर होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब चाहे तब रिजाइन कर देंगे। किसको रेजिग्नेशन देते हैं? गवर्नर को। यहां पर फिर से लूप है। क्यों बोल रहा हूं मैं? अपॉइंट किसने किया है? गवर्नर ने। रिजाइन किसको कर रहे हैं? गवर्नर को। लेकिन 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 अगर ये हटाने की बात आए तो इनको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये यहां पर लूप वाली चीजें जो भी है वो ध्यान रखना। एक्टिंग चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटमेंट का काम यहां पर स्टेट में गवर्नर का है। तो आप याद रखो कि एक्टिंग चेयरमैन भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ही करेंगे। तो देखिए द गवर्नर में अपॉइंट अ मेंबर एज एक्टिंग चेयरमैन व्हेन, कब कर सकते हैं? 2 कंडीशन है उसके, हमने वहां भी पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी के लिए कि 2 ही कंडीशन है अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहां पर क्या है? द ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल वैकेंट, मतलब फॉल्स वैकेंट। तो जो ऑफिस ऑफ चेयरमैन है अगर वो खाली हो, मतलब चेयरमैन का डेथ हो गया, वो रिजाइन कर दिए हो, या किसी भी कारण से खाली हो, या दूसरा क्या हो, द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मतलब अभी बीमार हो गए हो, कहीं बाहर गए हो, छुट्टी पे हो, कुछ भी हो, तो ये सीट इंपॉर्टेंट है, ये चेयर इंपॉर्टेंट है, इनको मतलब चेयरमैन होना चाहिए ऑफिस में। तो इसलिए क्या करेंगे? गवर्नर एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर देंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको कोई बहुत दिक्कतें नहीं होंगी अगर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अच्छे से पढ़ा है, रीड किया है। तो कुछ पैरेलल चीजें चल रही हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, उस थोड़े बहुत चेंजेस में ही क्वेश्चन आते हैं, और उनको अगर थोड़ा सा आप क्लियर कर लिए तो पूरे क्वेश्चन इसके आपसे बन जाएंगे। 100% क्वेश्चन आप बना सकते हो, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लिया और ध्यान दे लिया तो। क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए रिमूवल ऑफ स्टेट पीएससी मेंबर्स।
तो दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि भले ही इनको गवर्नर ने अपॉइंट किया है लेकिन रिमूव कौन करता है, तो मेंबर कैन ओनली बी रिमूव, मेंबर और चेयरमैन भी है वो, ठीक है ना, बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ सेफ गार्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ऐसा क्यों किया गया कि किसी भी तरीके से राज्य का जो विधानमंडल है, विधानसभा है, जो भी है, वो इन पे प्रेशर ना बनाए, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंस में ये ना आए किसी के, फियरलेस वर्क करें कि भले ही गवर्नर ने अपॉइंट किया है लेकिन रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, कौन रेजिग्नेशन किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, लेकिन इनको रिमूव कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं या करती हैं, जो भी होगा, ये याद रखना आप। अब रिमूवल के लिए सेम वहां भी हमने जो दो कंडीशन देखा था, एक तो देखा था कि मतलब 3 बातें जिसमें डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और एक जगह था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जांच की जरूरत लग रही थी, मतलब रिकमेंडेशन की जरूरत लग रही थी। तो देखिए वो पहला वाला जो केस है कि डायरेक्टली प्रेसिडेंट कब हटा सकते हैं, तो देखिए इंसॉल्वेंसी, मतलब बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो इनको हटा दिया जाएगा, कोई जांच वांच की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा क्या है, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, engaged in paid employment beyond ऑफिशियल ड्यूटी ड्यूरिंग टेन्योर, कुल मिलाकर के अपने ऑफिस के ड्यूटी के अलावा, अगर क्योंकि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, तो इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि आप तो पेड एम्प्लॉयमेंट में, नहीं, के अलावा अगर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेते हैं या उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको बिना किसी जांच के रिमूव किया जाएगा, बिना मतलब सुप्रीम कोर्ट के बिना जांच के। तीसरा क्या है, इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मतलब क्या है, या तो ये पागल हो जाए या शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहे, या ऐसा हो जाए कि शरीर अब इनका ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लकवा हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए एबनॉर्मलिटी जिससे ये ऑफिस नहीं आ जा सके, तो लगेगा, तो इस कंडीशन में भी इनको रिमूव किया जा सकता है। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी रेंडरिंग देम अनफिट, क्लियर है, ऐसा कुछ भी होता है। अब ये तीनों एक ही कंडीशन में, मतलब डायरेक्ट हटाने वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जांच की जरूरत पड़ेगी वो है मिसबिहेव। तो ये भी याद रखना, हमने प्रेसिडेंट के पावर में और जहां पे हमने वो पढ़ा था अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी सेम पढ़ा था, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहां पर अपॉइंटमेंट गवर्नर का है, रिमूवल किससे है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं, ये याद रख लेना। अब देखिए मिसबिहेवियर क्या है, तो आफ्टर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 317, मतलब 317 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देगा। और उसमें भी क्या है, तो ये कहीं पैसे वैसे में इन्वॉल्व हो जाए, 2 केसेस हमने जो देखा था यूपीएससी में, वही केसेस यहां भी हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और जो भी इनका रिपोर्ट होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिपोर्ट होगा, अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको रिमूव करना है, तो ये बाइंडिंग इन नेचर है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा कि अब हटाना ही है मेंबर या चेयरमैन जिस पे भी ये रिमूवल प्रोसेस चला था, ठीक है। प्रोसीजर, द प्रेसिडेंट रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी, द प्रेसिडेंट में सस्पेंड, ये सही कर लेना, सॉरी इसको सही करो, ये है गवर्नर, गवर्नर, ये आप लिख लेना, ये गवर्नर है, ठीक है। तो द गवर्नर में सस्पेंड द मेंबर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, मतलब जिस समय इंक्वायरी चल रहा है, चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, उस ड्यूरेशन के लिए गवर्नर इनको सस्पेंड कर देंगे। ये प्रेसिडेंट नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये गवर्नर है, ठीक है, नहीं तो कहीं आप स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा लेकर के पढ़ रहे हैं तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि जब जांच सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच किया जा रहा है, उस टेन्योर में गवर्नर इनको सस्पेंड कर देंगे कि आप अपने घर पर रहिए जब तक कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, क्लियर है। और फिर अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हम मिसबिहेवियर इनने किया है, मिसबिहेवियर के केस में प्रूव्ड हो गए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिपोर्ट दे दिया इसको प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट बाइंडेड है, उनको मतलब बाउंडेड है हटाने के लिए, उनको रिमूव करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। इंडिपेंडेंस ऑफ द एसपी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या इनका इंडिपेंडेंस है, तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स मल्टीपल सेफगार्ड टू इंश्योर द एसपीएससीज फंक्शन फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। कुल मिलाकर के भाई ये वॉचडॉग ऑफ मेरिट है, तो अगर वॉचडॉग ऑफ मेरिट है तो इनको फ्री एंड फेयर वर्क करने के लिए कुछ इम्यूनिटीज देनी पड़ेगी। अगर इम्यूनिटीज नहीं दिया जाएगा तो एक बात बताइए कैसे ये काम करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या किया गया है कि बोल दिया गया है कि आपको इम्यूनिटीज मिलेगी, जैसे कि इनके जॉब की सिक्योरिटी है, बिना वजह नहीं हटाया जाएगा, जो वजह हमने देखा वो, और वो भी प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे लग रहा है कि अब आप बॉडी वाइज कैपेबल नहीं, आप हटिए, ऐसा नहीं होगा,
उसका कुछ बेस तो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई इनको कोमा में चले गए हैं या हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीजें कुछ होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कभी भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी जांच करेगा, तो जूरी बिठाएगा, हो सकता है कि किसी रिटायर्ड जज या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बोले कि भाई जाकर के जांच कीजिए, देखिए क्या कंडीशन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो जांच का मैनर क्या होगा उनका। कुल मिलाकर के इनके पास टेन्योर का, इनके जॉब का, इनके ऑफिस का, सैलरी का, अलाउंसेस का, भत्ते वत्ते जो भी मिलते हैं वो सब सेफ हैं, सिक्योर हैं, उसमें किसी भी तरीके का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है जुडिशियल पोस्ट के लिए हम लोगों ने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि कोई भी नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। क्यों? ताकि वो फ्री एंड फेयर वर्क कर सकें, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस में ना आए। जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि ठीक है आपकी जॉब का टेन्योर फिक्स है, लेकिन अब फिर यहां से स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर बनाना शुरू कर दी कि भाई सुनो, आप ये हमारे रिलेटिव का बच्चा है, इसका सिलेक्शन करवा देना, नहीं तो अगले महीने से आपकी सैलरी 5,000 होगी। अभी 2 लाख उठा रहे हो, 1.5 लाख उठा रहे हो, जो भी उठा रहे हो एक अमाउंट, तो अब अगली आपकी सैलरी जो आएगी वो 5,000 आएगी। वो डर के मारे वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए, सेट करने के लिए क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है कि कुछ भी हो जाए आपके सैलरी अलाउंसेस में, जिस कंडीशन में आपको ज्वाइन करवाया गया है उसमें कोई नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। बहुत तेज बोल गया मैं, पर मेरे को लगता है कि ठीक है, आप सुन सकते हैं, और लगे तो थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, बहुत फास्ट बोल दिया तो। चलो मैं फिर धीरे धीरे बोलने लग जाऊंगा। अब YouTube में तो आपके पास सारे फैसिलिटीज हैं, स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, क्या गजब का चीज है ना। क्लास में करोगे तो फिर बताता हूं मैं। सेफ गार्ड फॉर इंडिपेंडेंस, देखिए रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ओनली, हमने पढ़ लिया है कि इनको रिमूव कौन करता है, सिर्फ प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर के पास सस्पेंड करने का पावर है, वो भी कब, जब सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रहा हो। तो डिस्पाइट बीइंग अपॉइंटेड बाय गवर्नर, आप जानते हैं गवर्नर के द्वारा भले इनको अपॉइंट किया गया है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मेंबर प्रिवेंटिंग स्टेट लेवल पॉलिटिकल प्रेशर। कुल मिलाकर के इनको प्रिवेंट किया गया है कि स्टेट लेवल का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं हो इन पे, ये फ्री और फेयर काम कर सके। हिंदी वाले बच्चों थोड़ा ध्यान देना, हर चीज को मैं एकदम लाइन बाय लाइन और आपको एकदम बराबर से हिंदी में बताता हूं। अगर आपको इंग्लिश से इतनी मतलब थोड़ी ज्यादा दिक्कत है तो हिंदी की बुक लेकर के बैठा करो, पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो, नोट्स बनाया करो। मतलब मेरे को कई स्टूडेंट मेरे बोल रहे हैं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत जा रहा है, तो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करो ना। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट हिंदी में, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी में ही बोलता हूँ, एक शब्द रेयरली इंग्लिश का यूज करता हूँ। तो जब हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप बुक लेकर के बैठ जाइए, या दिक्कत हो रहा है तो नोट्स बनाइए बैठ करके, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, सर्विस कंडीशन क्या है, प्रोटेक्टेड है इनका। कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। कुल मिलाकर क्या है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट किया गया है, जिस टर्म एंड कंडीशन पे कि भाई आपको इतना रुपया सैलरी मिलेगा, ये आपको फैसिलिटी जैसे कार, घर पे काम करने के लिए लोग, ठीक है, सिक्योरिटी, मोबाइल का बिल, आपका हेल्थ के लिए पैसे, वो सारी चीजें क्या होंगी, नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन में वैरी नहीं की जाएंगी। जो जिस कंडीशन में आपको अपॉइंट किया गया है एटलीस्ट उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा तो घटाया नहीं जाएगा। हाँ, बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन बार्ज है, यहां पर नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर, अब जो भी इनके खर्चे हैं, भत्ते हैं, जो भी इनके द्वारा किए गए खर्चे हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज किया जाता है, मतलब राज्य की संचित निधि से इनको पैसा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब संचित निधि देखो हिंदी कितना बोलने लग गया हूं, तो संचित निधि से दिया गया है पैसा। इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि जो भी पैसे ऐसे खर्चे होते हैं ना, उन पे वोटिंग नहीं होती है, मतलब कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। तो देखिए, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द एसपीएससीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, द स्टेट डू नॉट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव वोट। कुल मिलाकर के वोटिंग नहीं होगी इस पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी होगा, या मतलब इस पे आप यूं कह सकते हैं कि डिस्कस हो सकता है, डिबेट हो सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं होगा, आप ऐसा याद रखिए। पोस्ट रिटायरमेंट बार, अब कुल मिलाकर के बंदूक की गोली है ये, चल गए, उसके बाद फिर रीअपॉइंट मतलब क्या, किसी दूसरे जॉब में नहीं जा सकते, आप ऐसा समझिए। मेंबर आर इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट। कुल मिलाकर के रिटायर हो गए तो ये कहीं और जॉब नहीं कर सकते, हाँ, नो डाउट। जो मेंबर्स हैं उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है, या जो चेयरमैन है उनको यूपीएससी में, मतलब स्टेट पीएससी के चेयरमैन को यूपीएससी में ट्रांसफर किया जा सकता है, अदरवाइज कोई और काम नहीं कर सकते, या अदर स्टेट के चेयरमैन के फॉर्म में एक मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है?
वो हम देखेंगे आगे। मतलब कुल मिलाकर के यहीं पे कहीं प्रमोशन जैसी कंडीशन है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, वो भी दूसरे स्टेट में। अदरवाइज ये किसी काम के लिए नहीं है, मतलब किसी काम का इन द सेंस कि कहीं जॉब नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि खुद रिक्रूटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लिए लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो कहीं अपना सेटिंग कर लें, कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ भी कर सकते हैं। तो उन चीजों से बाज करने के लिए कि बेनिफिट पर्सनल ना लें, इनको एकदम बोल दिया गया कि देखिए आपकी आखिरी जॉब है, इसके बाद आप तैयारी करना गार्डन में बैठने का मस्त अपने घर के बाहर, हम आपको बढ़िया पेंशन देंगे, आप पेंशन लेना, खुश रहना, आपको भत्ते वत्ते सब मिलते रहेंगे, आप खुश रह के काम करना, आप फियरलेस काम कीजिए। ठीक है। देखो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, स्पेसिफिक कुछ चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे देखिए पहला क्या है, स्टेट पीएससीज, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन के लिए क्या है, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है वो क्या होगा, एलिजिबल टू बिकम यूपीएससी मेंबर और चेयरमैन ऑफ अनदर स्टेट। ठीक है, अनदर एसपीएससी, मतलब अगर मान लो कि यहाँ के किसी एक स्टेट एक्स के ये चेयरमैन है, तो इनका क्या हो सकता है, यूपीएससी में जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, या चेयरमैन ऑफ अनदर स्टेट भी बन सकते हैं, दूसरे राज्य के भी चेयरमैन के फॉर्म में अपॉइंट किए जा सकते हैं। एसपीएससी मेंबर मतलब स्टेट पीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है उनके लिए क्या, एलिजिबल टू बिकम एसपीएससी चेयरमैन, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं कहां, और यूपीएससी मेंबर। ठीक है, मतलब अगर कोई मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है, प्रमोशन तो होगा, या यूपीएससी के मेंबर के फॉर्म में इनको लिया जा सकता है मेंबर्स को। तो बहुत सिंपल है। और बोथ कैटेगरी के जो लोग हैं दोनों ही कहीं भी गवर्नमेंट जॉब, अदर टाइप के गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, याद रखेंगे आप। पहला क्या कि चेयरमैन के लिए, तो चेयरमैन जो है वो दूसरे स्टेट के चेयरमैन बन सकते हैं या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। अदर जो मेंबर है स्टेट पीएससी के, वो क्या हो सकते हैं, तो स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। क्लियर है, और दूसरे किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे को लगता है कि यहां पर मामला सेट है। देखिए फंक्शंस ऑफ द एसपीएससीज आर्टिकल 320, अब ये तो मेरे को लगता है कि बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस सपने को लेकर के आप पढ़ रहे हैं वो चीजें तो पता होगा कि मेरे पीएससी का काम क्या क्या है, मैं जाऊंगा तो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा, क्या होगा, कब होगा, कौन सा पैनल मिलेगा, मैं किस राज्य में हूँ, कितने पैनल हैं, क्या हो रहा है, ये सब पे नजर बनाए रखोगे ना तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, चीजें आपको थोड़ी समझ आएंगी और आपको पढ़ने के लिए थोड़ा मतलब एक मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा तो मोटिवेट कर नहीं सकता आपको, और कर भी देगा तो 2-4-5 मिनट के लिए करेगा, फिर जाकर वही हरकत करोगे जो करते हो। तो इससे अच्छा सेल्फ मोटिवेटेड रहो। तो देखिए द एसपीएससी एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी, कुल मिलाकर के क्या है, गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी है। किस मामले में, इट रिकमेंड्स द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के इसका कुछ काम है। कोर एडवाइजरी में क्या है, देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट, कुल मिलाकर के राज्य के लिए जो सिविल सर्विस है, क्योंकि राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा, ये राज्य सेवा आयोग को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग को। तो अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये सिविल सर्विस के लिए, मतलब जो भी लोक सेवाएं हैं या जो भी सेवाएं हैं उनके लिए कैसा पोस्ट का रिक्रूटमेंट होगा, उसका क्या तरीका होगा, कैसे मेरिट बनेगा, ये सारी चीजें। दूसरा, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, प्रमोशंस कैसा होगा एंड ट्रांसफर कैसा होगा। ये कुल मिलाकर के क्या है, जो लॉ बन रहा है ना, या जो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, उनके लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। बहुत अच्छे से याद रखना, मैं कल भी रिपीट किया था और आज भी रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, मतलब जब यूपीएससी पढ़ा रहा था तब भी रिपीट किया था और आज भी ये चीज रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए डिस्क्रिशनरी मैटर अफेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स, क्लियर है। तो ये सारी चीजों के लिए जो नियम बनेंगे उसमें पीएससी का हेल्प लिया जा सकता है। एडवाइजरी है, मतलब एडवाइस का मतलब क्या होता है, मानो ना मानो हम पूछ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के हम भी एडवाइस किसी से लेते हैं तो क्या है, उसके मान लेते हैं क्या, नहीं। तो एडवाइस बाइंडिंग नेचर का नहीं होता हमेशा, एडवाइस जनरल एडवाइस के फॉर्म में होता है, क्लियर है। और जहां पे बाइंडिंग है वहां हम एकदम हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट होगा रिमूवल के लिए, वो बाइंडिंग इन नेचर होगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग नहीं है। क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन याद रखना। जैसे मान लो कि आप स्टेट में डेप्यूटी कलेक्टर बन गए, ठीक है, डीएम, ये डीसी बन गए। अब डीसी बनने के बाद आप जाते हैं और वहां पे आप गवर्नमेंट जॉब करते हुए कुछ अतिक्रमण वगैरह हटवा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिससे आप पे एफआईआर हो जाता है, केस होता है, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। अब केस लड़ने के डर से तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम ही नहीं करेगा, भाई मेरे पे बार बार केस हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके लिए लॉ बना हुआ है कि आप अपने ड्यूटी के अंदर, ऐसा नहीं किसी का सर फोड़ दो, किसी को घसीट दो, किसी को गाली दे दो, उसके लिए नहीं, आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए जो भी काम किए हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को उसको चेक किया जाएगा कि उसकी वैलिडिटी कैसी है। अगर वो वैलिड है, सही है, नियम के अनुसार हुआ है, तो उसके लिए जो भी केस हो रहा है उसके लिए आपको पैसे जो भी लगे हैं वो रिम्बर्स किया जाएगा, आपको पैसा दिया जा सकता है। इसके लिए कितना क्या कैसा होगा वो सारा नियम पीएससी से पूछ करके बनाया जाएगा। अभी आपको मेरे को लगता है कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब एक डिप्टी कलेक्टर ने कोई भी अपने ऑफिस के तहत अगर कोई एक्ट किया है और उसके लिए उस पर केस हुआ है तो केस लड़ने के लिए सरकार पैसा देगी, ऐसा याद रखो। पेंशन क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम सर्विस इंजरी, कुल मिलाकर के जैसे मान लो कोई ड्यूटी पे है, कुछ भी हो गया, गाड़ी पलट गया, कुछ भी हो गया, ऑन ड्यूटी कुछ हो गया, तो पेंशन किस तरीके से मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें है, ठीक है। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द गवर्नर, और गवर्नर कोई और मैटर अगर रेफर करते हैं तो उनमें भी उनको एडवाइस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, तो अगर किसी मैटर में, मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं कि अगर किसी मैटर में मान लो एडवाइस नहीं लिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल काम है, एडवाइस लेना ही जरूरी था या बाइंडिंग इन नेचर था एडवाइस, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, अगर नहीं लिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें हैं। देखिए, कोर्ट हैव हेल्ड दैट SPSC consultation is discretionary, not mandatory. Irregular consultation does not invalidate a government decision. Importantly, SPSC selection does not confer a right to appointment. क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर बाइंडिंग नेचर का नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन इन मैटर पे लेना ही है, ना ले तो भी और ले तो भी ठीक है। चलिए, लिमिटेशंस व्हेन SPSC इज नॉट कंसल्टेड, कुल मिलाकर के कुछ ऐसा जगह है जहां पर SPSC से हम पूछते ही नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर सेंट्रल UPSC की बात थी, सेम टू सेम एकदम कुछ भी चेंज नहीं है। तो UPSC में भी कुछ मैटर था, जैसे कि बैकवर्ड क्लास की बात हो गई या SC ST के रिजर्वेशन की बात हो गई, ये सब नहीं पूछा जाता उनसे। तो यहाँ भी वही है। मतलब अगर पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि यहाँ पर थोड़े बहुत लूप होल हैं, अगर उनको आपने सुलझा लिया तो आपको ये पूरे आर्टिकल्स, सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मैटर कंसर्निंग रिजर्वेशंस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। क्लियर है? ये PSC का मैटर नहीं है, स्टेट PSC का मैटर नहीं है, इनसे नहीं पूछा जाएगा। या SC ST अपॉइंटमेंट क्लेम, क्लियर है? रिजर्वेशन वगैरह की बात हो रही है तो क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन अपॉइंटमेंट डिसीजन, क्लियर है? इसके लिए भी स्टेट PSC से नहीं पूछा जाएगा। वहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नहीं पूछा जा रहा था उनसे, क्लियर है? एक्सक्लूडेड पोस्ट, अब ऐसा कोई पोस्ट जो एक्सक्लूड कर दिया गया हो, मतलब ऐसे कोई पोस्ट हो सकता है जिसको हटा दिया गया हो इनके दायरे से, तो उसमें भी इनसे कंसल्टेशन या इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। और वो क्या होगा? गवर्नर्स रेगुलेशन। कुल मिलाकर के ये कौन बनाएंगे? तो गवर्नर रूल रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन एक बात है और याद रखना कि अगर मान लो कोई सर्विस कंडीशन या किसी पोस्ट को इनके पावर से रिमूव किया जा रहा है तो 14 दिन के लिए उसको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 14 दिन, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो रखा जाएगा, और वो चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इसमें देखिए वही चीज है। पोस्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नर्स वाया रेगुलेशन मस्ट बी टेबल्ड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एटलीस्ट 14 डेज। याद है? अभी उधर हमने पढ़ा था इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। स्टेट के जो भी हाउस हैं, या दोनों हाउस हैं या सिंगल हाउस है, तो वहां पे 14 दिन या 14 दिन के लिए रखा जाएगा अगर सिंगल हाउस है तो। और वो चाहे तो इसको जो भी मतलब पोस्ट को रिमूव किया गया है, इनके पावर को हटाया गया है, वो रोक सकते हैं, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास पूरा पावर है इसमें चेंज करने का, ठीक है? तो देखिए, एनुअल रिपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, कुल मिलाकर के क्या है? एनुअल रिपोर्ट, आर्टिकल 223। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? गवर्नर को देते हैं। ये आपको याद होगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना पूरा जो 1 साल का रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? ये एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। तो वैसा ही अब फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? तो उसको लेजिस्लेचर में रखते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर को दिया गया तो गवर्नर क्या करेंगे? लेजिस्लेचर में रख देंगे। और फिर क्या होगा? तो इनके जो भी रिकमेंडेशन है उनको मेमोरेंडम पास करना होगा, और उस मेमोरेंडम में मतलब डिस्कशन होगा और उनमें ये बताना होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि भाई क्या कारण है कि इनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना जा रहा। देखिए पढ़ता हूं। सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट
प्लेस रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, कौन, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर पे रखवाते हैं। एंड देन आफ्टर केसेस वेयर एसपीएससी एडवाइस वाज नॉट एक्सेप्टेड मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, वो जगह जहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं किए गए तो वो क्यों नहीं किए गए, इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन आर्टिकल 321, अगर इनके काम को बढ़ाना हो, इनके पावर फंक्शन को बढ़ाना हो तो वो भी किया जा सकता है। द स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ, मतलब कुल मिलाकर के स्टेट लेजिस्लेचर इनके फंक्शंस को बढ़ा सकता है एक लॉ के तहत, एक एक्ट के तहत, ठीक है। एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ पीएससीज बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड फंक्शन, क्लियर है, इसके जो मूलभूत कार्य हैं उससे भी आगे इनको कुछ और काम दिया जा सकता है। प्लेस द सर्विसेज ऑफ लोकल अथॉरिटी, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और अदर बॉडीज अंडर एसपीएससी परव्यू, क्लियर है। कुल मिलाकर के जैसे मान लो कि राज्य के जो निकाय होते हैं, पर्सनल निकाय, जैसे कोई कंपनी हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया, उसके रिक्रूटमेंट को देखने के लिए बोल दिया जाए, या कुछ भी बोल दिया जाए काम के, ठीक है अब आप ये भी रिक्रूटमेंट देख लेना, या ये काम आप थोड़ा ज्यादा देख लेना, तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। दीज अलाउज फ्लेक्सिबल एडेप्टेशन ऑफ द टू द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, क्लियर है, राज्य के जो भी नीड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं, उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाया गया, क्योंकि कुल मिलाकर के क्या है, ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है या वॉचडॉग ऑफ मेरिट है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि ये अच्छे से काम करे, राज्यों के लिए अच्छे से रिक्रूटमेंट कर दे, तो लगता है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी के लिए और रिक्रूटमेंट करना है तो करवा लेंगे इनसे, कोई दिक्कत वाला काम है नहीं, सैलरी दे ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जेपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट पीएससीज, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में जब एक या एक से ज्यादा राज्य, मतलब दो या दो से ज्यादा राज्य, एक से ज्यादा राज्य चाहे कि उन सभी राज्यों के लिए, जैसे मान लो एक्स वाई और जेड तीन राज्य हैं और ये तीनों चाह रहे हैं कि इन तीनों का एक क्या हो, एक रिक्रूटिंग बॉडी हो, तो इसको बोलेंगे हम जेपीएससी, ज्वाइंट पीएससी, ठीक है। अब इन तीनों को डिमांड करना पड़ेगा अपने अपने यहाँ कंबाइनली कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ज्वाइंट पीएससी बन जाए, या दो चाहे तो दो भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ज्वाइंट पीएससी बन जाए, क्लियर है। अब इसके लिए क्या है देखिए, व्हेन टू और मोर स्टेट्स रिक्वायर्ड अ कॉमन रिक्रूटमेंट बॉडी लाइक ज्वाइंट पीएससी, द पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश्ड अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश्ड, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है। अ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन देयर रिक्वेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन, क्लियर है। अब ये क्या होगा कि अगर ये डिमांड करते हैं तो ज्वाइंट पीएससी कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट से बिल पास होना पड़ेगा और पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि कह सकते हो, आपको कहना ही पड़ेगा कि ज्वाइंट पीएससी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहली फुर्सत में याद रखना कि ज्वाइंट पीएससी जब भी, क्योंकि इतने आर्टिकल हमने देखे, वहां पे कहीं भी ज्वाइंट पीएससी की बात ऐसी मतलब आर्टिकल वाइज नहीं की गई है, तो क्या करना होगा, पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाना होगा, मतलब एक एक्ट पास करवाना होगा, एक्ट बनेगा और फिर उस एक्ट के तहत ज्वाइंट पीएससी बनाया जाएगा। और ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, अगर जेपीएससी पूछा जाए तो आप बोलोगे हाँ पीएससी देखा था हमने, ज्वाइंट पीएससी भी वही है, और क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और वहां पर एक नंबर खोदोगे, मतलब एक क्वेश्चन खोदोगे। अब नेगेटिव मार्किंग है तो हो सकता है कि ज्यादा नंबर खो, एक क्वेश्चन का तो नंबर गया ही, तो ये याद रखना। देखिए क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, और क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। स्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट्स लेजिस्लेचर, क्लियर है, अनलाइक एसपीएससी व्हिच इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि स्टेट पीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको पावर मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, वैसा ज्वाइंट पीएससी नहीं है, वो पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, अब एक चीज और, जेपीएससी जो होगा इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। यहां पर गवर्नर नहीं करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, उस रिलेटेड और कंसर्न्ड स्टेट को। तो ये चीज याद रखना। जैसे मान लो मध्य प्रदेश यूपी के लिए एक ज्वाइंट पीएससी शायद पहले था, ऐसा ये आपका होमवर्क है, देखिए बना, तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे या करेंगे, जो भी होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा,
तो उनके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगे, एनुअल रिपोर्ट, वो किसको देंगे? तो उस कंसर्न, जैसे मान लो यूपी के लिए जो उन्होंने रिक्रूटमेंट किया या जो भी काम किया, उसका रिपोर्ट किसको मिलेगा? यूपी के गवर्नर को मिलेगा। एमपी के लिए किया तो एमपी के गवर्नर को मिलेगा। क्लियर है? मतलब गवर्नर को देंगे अपना रिपोर्ट। तो यहाँ पर पेच है, फिर से मैंने जो बोला था कि कुछ लूप है जहां पर क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, तो वो यही है। अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो क्या ही बात है, कर लो। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द रेस्पेक्टिव गवर्नर्स। क्लियर है? क्योंकि दो या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट हो रहा है, तो गवर्नर कैसे कर पाएंगे डिसीजन? तो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठीक है। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है मैंने बता दिया। सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ ऑल कंसर्न स्टेट्स, who then place it before their respective legislature। और जो भी गवर्नर को रिपोर्ट ये देंगे, मतलब उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर को रिपोर्ट देंगे, गवर्नर फिर क्या करेंगे? उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाएंगे। वहां पे फिर वहीं उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या नहीं माना गया, उन पे डिस्कस डिबेट होगा। ये है रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। अब ये भी याद रखना, अपॉइंटेड बाय भी प्रेसिडेंट, और वैसे भी पीएससी के जो मेंबर और चेयरमैन है उनको कौन हटा रहा है? तो प्रेसिडेंट हटा रहा है। तो देखिए, मेंबर्स आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स एप्लीकेबल टू द यूपीएससी एंड एसपीएससी मेंबर्स। क्लियर है? तो ये सारा ग्राउंड वही होगा जो यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पीएससी के मेंबर के लिए और चेयरमैन के लिए होता था। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आसान आर्टिकल्स क्या है? तो 315 हमने कल पढ़ा था कि स्टेट्स, ये पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन। 316 क्या देखा था? अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स। आर्टिकल 317 अभी देखा था, रिमूवल सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जांच वांच और डायरेक्ट, वो 3 केसेस जिसमें डायरेक्ट हटा सकते हैं और एक जहां पर जांच करवाना पड़ेगा। 318 क्या है? तो पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस। ये आप जानते हैं कि इसके पास पावर है, कमेंट कीजिए क्योंकि अभी अभी बताया हूं। ठीक है। 319 क्या है? तो प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग ऑफिस बाय मेंबर्स ऑन सीजिंग टू बी सच। क्लियर है? आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है भाई? वॉचडॉग है, इनका रिकमेंडिंग नेचर है और वो आपको पता है पूरा। आर्टिकल 321 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी। अभी आपने पढ़ा था कि इनके फंक्शंस को एक्सटेंड करने के लिए क्या करना होगा? लॉ बनाना होगा। वो कहां से बनेगा? तो ये पार्लियामेंट से अगर यूपीएससी है तो, और स्टेट लेजिस्लेचर से अगर पीएससी है तो। ठीक है। 322 एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या? पीएससी और यूपीएससी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब जो हमारे भारत का कंसोलिडेटेड फंड है उस पे, और अगर स्टेट पीएससी है तो उस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पे। 323 रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट। अगर एसपीएससी है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देगी, और अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे रिपोर्ट। खत्म कहानी। आगे देखते हैं। अब इसमें की फीचर क्या है या जो भी स्कोप है वो क्या है? तो वॉचडॉग ऑफ मेरिट है, एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी मतलब क्या? मेन रिक्रूटिंग एजेंसी राज्य की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसे याद रखो। प्राइमरी बॉडी फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विस। अगर एसपीएससी है तो स्टेट सर्विस के लिए। ठीक है। व्हाट इज एसपीआई नॉट? तो एसपीआई डज नॉट हैंडल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। कुल मिलाकर के कौन सी सर्विस किस कैटेगरी में आएगा, ये पीएससी का काम नहीं है, ये याद रखेंगे आप। पे एंड अलाउंसेस, मतलब सैलरी और अलाउंसेस क्या मिलेंगे किनको? जिनको इनने रिक्रूट किया है, मतलब जो भी स्टेट में डीएसपी या कोई फॉरेस्ट रेंजर या कोई और अपॉइंट हुए हैं तो उनका सैलरी क्या होगा? ये तो राज्य सरकार का मैटर है ना। कैडर मैनेजमेंट। अब कैडर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए क्या है हमारे पास? एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये याद रखना, ये डिपार्टमेंट ये काम को देखता है। ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा चैप्टर था। मैंने बहुत जबरदस्ती की किस्से कहानियां सुनाना पसंद नहीं किया। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में चीजें समझ आ जाए, आप अगर एमसीक्यू लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।